आइए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन करने का कोशिश कर रहे होंगे। देखिए, अगर आप BPSC म्यूजिक का या तो आप स्टेट पेपर 1 या 2 देना चाहते हैं, या आप BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा 9-10 म्यूजिक से या 11-12 म्यूजिक से देना चाहते हैं, तो आपको इस प्रश्न जो अभी डिस्कशन जो हम सीरीज में कर रहे हैं, इनमें से आपको हूबहू प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, आप देख लीजिए और वीडियो को देखिए एक बार, जैसे आपका इच्छा है फास्ट करके देखिए या स्लो, जैसे आपको देखने में सहूलियत हो आप देखिए। हम आपको 50 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आपको जो है अभी डिस्कशन करेंगे इसमें। तो आइए चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, संगीत में किस नाद का उपयोग होता है। तो देखिए नाद होता है कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है आपको आहत नाद और दूसरा होता है अनाहत नाद। आहत नाद होता है जिसको हम लोग अपने से किसी चीज पर प्रहार करके जो है उसको निकालते हैं। ठीक है, किसी चीज से निकालते हैं। लेकिन अनाहत नाद हो जो अपने आप निकलता है। ठीक ना, अनाहत नाद जैसे कि अब कोई बाहरी साउंड हम लोग को सुनाई देता है, जो दूर से भी सुन लेते हैं, वो सब अनाहत नाद। लेकिन जैसे कि तबला पे पीटते हैं तो जितना स्वर हमको चाहिए उस हिसाब से उसमें निकलता है। तो आपको हम लोग को संगीत में अगर नाद की बात पूछे तो नाद 2 प्रकार का, आहत नाद जो कि संगीत में उपयोग होता है, अनाहत नाद का यूज नहीं है। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, आहत नाद। फिर देखिए नाद के कितने लक्षण या विशेषता होते हैं। तो नाद के लक्षण और विशेषता के बारे में पूछा जा रहा है। तो नाद के 3 लक्षण या विशेषता होते हैं। पूछिए कौन कौन। तो नाद का ऊंचा और नीचापन, ठीक है, नाद की जाति और नाद का छोटा बड़ापन, ये 3 लक्षण होते हैं नाद के। तो आपको याद रखना है तीनों। देखिए वैसे सीक्वेंस में सब क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, जो सब क्वेश्चन अभी हम बोल रहे हैं वो सब आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा हमको बोलने से अच्छा है कि आप क्वेश्चन ही देखते चलिए। ठीक है ना। नाद की ऊंचाई निचाई से स्वर की क्या स्थिति होती है। तो नाद की ऊंचाई निचाई से स्वर क्या होता है, ऊंचा नीचा होता है। अगर नाद की ऊंचा होना, नाद का जो ऊंचा होना नीचा होना क्या होता है, स्वर ऊंचा। जैसे जितना नाद ज्यादा होगा उतना ही स्वर क्या होगा, ऊंचा होगा। जितना नाद कम होगा उतना ही स्वर क्या होगा, नीचा होगा। तो आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊंचा नीचा होना। फिर देखिए ऊंचे स्वर से उसकी आंदोलन संख्या पर क्या असर पड़ता है। किसी भी नाद का ऊंचा स्वर कैसे होता है, नाद से ऊंचा स्वर क्या होता है, आंदोलन संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अधिक होता है। जब ऊंचा स्वर होगा तो इसका मतलब है उसका आंदोलन अधिक हो रहा है। पेंडुलम में जैसे आंदोलन अधिक होता है तो उससे ऊंचा स्वर हो जाता है, समझिए। तो राइट आंसर आपको ए नंबर। फिर देखिए स्वर ऊंचा होने से तार की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्वर ऊंचा है इसका मतलब तार की लंबाई क्या हो जाएगी, घटी रहेगी, कम रहेगी तार की लंबाई, तभी ना स्वर इसमें तार की लंबाई कम रहेगी तो इस पर अगर प्रहार करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा ऊपर नीचे होगा तो उससे क्या होगा, तार की लंबाई पर जो है स्वर का ऊंचा होना क्या होता है, तार की लंबाई के बारे में पूछा है ना। तो तार की लंबाई कम होता है तो उसका स्वर थोड़ा ज़्यादा निकलता है। और लंबा तार पर अगर हम प्रहार करेंगे तो उसमें स्वर थोड़ा नहीं निकलेगा। तो इसीलिए तार का लंबाई कम रखा जाता है। तो क्या हो जाता है, तार की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घटती है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। आप देखिए स्वर नीचा होने से आंदोलन संख्या घटती है या बढ़ती है। तो स्वर अगर नीचा होगा तो आंदोलन संख्या क्या होगा, घटेगा। आंदोलन संख्या घटता है तभी तो स्वर नीचा होता है ना। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर देखिए तार के आंदोलन की चौड़ाई बढ़ने से नाद का क्या संबंध है। तार के आंदोलन की चौड़ाई अगर बढ़ती है तो नाद क्या हो जाएगा, नाद बड़ा होगा। जब चौड़ाई बढ़ेगी तो बड़ा होगा, घटेगी तो कम होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक सप्तक में कितने श्रुतियां मानी जाती है। तो हम लोग जानते हैं एक सप्तक में कितने श्रुतियां मानी गई है, कुल 22 श्रुतियां मानी गई है। ठीक है, आधुनिक टाइम में या पुराने टाइम में भी एक सप्तक में 12 श्रुतियां मानी गई है, 22 श्रुतियां मानी गई है। ठीक है, 12 स्वर माना गया है एक सप्तक में। शुद्ध स्वर नहीं, 12 स्वर। और शुद्ध स्वर की बात पूछे तो 7 शुद्ध स्वर, 7 हो जाता है आपको शुद्ध स्वर, है ना। 12 हो जाता है आपको स्वर एक सप्तक में, और स्वर तो 12 हो गया, और 22 श्रुति हो जाता है आपको एक सप्तक में। तो ये सभी तीनों बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये यही सब पूछा जाता है, बेसिक चीज ही पूछा जाता है संगीत का। ठीक है,
तो बेसिक नॉलेज रहना जरूरी है। आप अगर एग्जाम देने जाइएगा तब देखिएगा इसी टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आइए, सा म प की कितनी कितनी श्रुतियां हैं, तो आप लोग जानते हैं चतुष चतुष चेप षडज मध्यम पंचमा द्वे द्वे निषाद गंधारो तिस्त्री देवती राव, ये जो आपको श्लोक है आपको याद रहना जरूरी है। नहीं भी याद है तो एक फार्मूला हम दिखाते हैं आपको। देखिए, एक होता है क्या है 4 3 2, घटते क्रम में 4 से घटते क्रम में लिख दीजिए, 4 3 2 तक लिखे, एक ने लिखना है, फिर 4 लिख देना है, ठीक है। फिर एक बार 4, फिर से क्या करना है, 4 लिखने के बाद एक बीच में याद 4 लिखना है, याद रखना है। ये षडज ग्राम की आपको हम श्रुतियां बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर घटते क्रम में जैसे यहाँ 4 3 2 लिखे, फिर से यहाँ 4 3 2 लिख देंगे, ठीक ना। अब पूछा जा रहा है किसका, षडज सा म प, 3 गो स्वर पूछा जा रहा है। देखिए सा हो गया, आपको इसमें थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहिए था, है ना। अब देखिए 4 हो गया सा का, रे का क्या हो जाएगा 3 हो गया, गौ का हो गया 2, मो का हो गया 4, प का हो गया 4, और फिर देखिए सा रे ग म प हो गया, ध का हो गया 3 और नी का हो गया 2। तो देखिए मो और प 4 4 हो गया, सा 4 हो गया, तो प्रत्येक का क्या हो जा रहा है, कितनी श्रुतियां मानी जाती है, तो प्रत्येक की 4 श्रुति मानी जाती है। तो राइट आंसर आपका ए हो गया। इसी तरह से आपको याद रखना है। फिर देखिए आजकल जो षडज है उसकी स्थापना किस श्रुति पर मानी जाती है, तो अभी जो षडज है हम लोग को अभी के टाइम में पहली श्रुति पर माना जाता है, लेकिन प्राचीन काल में जो है आपको लास्ट पे माना जाता था। जैसे कि 1 से 4 श्रुति है ना, तो लास्ट में आपको 4 नंबर पे होता था प्राचीन काल में, लेकिन अभी 1 नंबर पे माना जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चतुष चतुष चैप दोहा किस ग्रंथ से लिया गया है, तो हम लोग जानते हैं चतुष चतुष चैप जो है आपको संगीत रत्नाकर से लिया गया है, और संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, सारंग देव है। ये भी बात आप याद रखिएगा, सारंग देव आपको संगीत रत्नाकर के लेखक है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो भारत मुनि, नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हो जाएगा। नाट्य शास्त्र के लेखक आपको भरत हो जाएगा। कर्मिक पुस्तक मालिका जो कि 6 भाग में लिखा गया, किसके द्वारा, भातखंडे जी के द्वारा लिखा गया। ये भी बात आप याद रख सकते हैं, ये भी आपको पूछा जाता है बहुत सारा प्रश्न। भातखंडे के द्वारा लिखा गया कर्मिक पुस्तक मालिका 6 भाग में। फिर देखिए एक सप्तक में शुद्ध और विकृत कुल कितने स्वर होते हैं, तो आप एक सप्तक में टोटल 12 स्वर होते हैं, कुल कितने स्वर होते हैं, 12 स्वर होते हैं, जिसमें 7 शुद्ध होते हैं, 5 विकृत होते हैं। अब 5 विकृत में भी क्या होता है, आपको 4 जो है ना, 4 कोमल विकृत होता है। 4 कौन सा विकृत होता है, कोमल। कोमल उसको कहा जाता है जो अपने वास्तविक स्वर से नीचे के स्वर को कहते हैं कोमल, और अपने वास्तविक स्वर शुद्ध स्वर से ऊपर। जैसे 7 को शुद्ध है ना, 7 शुद्ध से कुछ कुछ स्वर जो है, जैसे कि रे ग ध नी, ये 4 स्वर आपको 7 शुद्ध स्वर से नीचे का स्वर होता है, तो उसको कोमल कहते हैं। और एक होता है मो, मो जो है ना, इस 7 में से वो क्या है, एक ऊपर का स्वर है, ऊंचा स्वर हो जाता है, तो वो आपको तीव्र स्वर कहा जाता है। मो को तीव्र स्वर के नाम से जानते हैं, और तीव्र कोमल विकृत कहते हैं, और तीव्र विकृत कहते हैं, और 4 जो है ये आपको कोमल विकृत हो गया। टोटल आप समझ चुके होंगे। फिर देखिए उत्तरी सप्तक से अधिक कितनी थाटों की रचना हो सकती है, तो उत्तरी सप्तक कहने का मतलब हुआ कि हम लोगों के सप्तक से अधिक कितने ठाटों की रचना हो सकती है। हिंदुस्तानी संगीत में जो है आपको अधिक से अधिक कितने थाट की रचना कर सकते हैं। वैसे तो 10 थाट है, लेकिन अधिक से अधिक रचना करने के बाद पूछे तो 32 थाट की। और दक्षिण में जो है अभी 72 ठाट है। कर्नाटक संगीत में कितना थाट है, 72 थाट अभी भी 72 मेल प्रचलित है, जो कि पंडित वेंकट मखी के द्वारा चतुर्दंड प्रकाशिका नामक ग्रंथ में उल्लेखित किया गया है। तो आपको याद रखना है ये सब बात। देखिए हम क्वेश्चन के साथ जितना बात बोलते हैं ना, उसमें बहुत सारा आपको आंसर बताते जा रहे हैं, तो आप उतना लिखने का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा लिखते हैं इस पे तो गड़बड़ हो जाता है, बोलते जाते हैं आप उसको सुनते जाइए और याद रखते जाइए, अपने स्मरण में डालते चलिए उसको किसी तरह से। दक्षिण सप्तक से अधिक कितने थाटों की रचना हो सकती है, तो दक्षिण से आप जानते हैं 72 मेल हो जाएगा। गणित द्वारा किसने 72 थाटों की रचना की, देखिए वो भी प्रश्न आ गया। 72 थाटों की रचना आपको पंडित वेंकट मखी के द्वारा चतुर्दंड प्रकाशिका नामक ग्रंथ में, ठीक है ना, 72 थाटों की रचना की गई। जैसे थाट को क्या कहते हैं, मेल कहा जाता है। सब पीछे आपको वहाँ दक्षिण कर्नाटक संगीत में देखिए वेंकट मखी के कितने थाटों में शुद्ध या तीव्र मोह लगते हैं, तो अब आप 72 थाट में से वेंकट मखी का कितना थाट ऐसा है जिसमें शुद्ध या तीव्र मोह लगते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा
36 36 जो है इसका टोटल, उसमें शुद्ध या तीव्र मोह लगते हैं। 36 थाट में क्या लगता है, तीव्र और शुद्ध मोह लगते हैं। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर। 36 भाग में बांटा गया है। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक वेंकटमखी है? तो आपको बता चुके हैं, चतुर्दंड प्रकाशिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, वेंकटमखी है। तो राइट आंसर हो गया आपको ये। फिर देखिए सारंगदेव किस प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक है? तो सारंगदेव आप जानते हैं संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, सारंगदेव। उसके बाद संगीत पारिजात अगर पूछे तो आप जानते हैं संगीत पारिजात का हो जाता है अहोबल। कौन हो जाते हैं, अहोबल हो जाते हैं। चतुर्दंड प्रकाशिका कौन हो जाते हैं, वेंकटमखी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वीणा के तार पर सबसे पहले किसने स्वरों की स्थापना की थी? तो वीणा के तार पर अगर स्वर स्थापना की बात आती है तो सबसे पहले जो है ये अहोबल जी, पंडित अहोबल जी के द्वारा संगीत पारिजात में यह वर्णन है, जिसमें बताया गया है कि वीणा पर जो है सबसे पहले स्वरों की स्थापना अहोबल जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगर 36 इंच खुले तार से मध्य सा की उत्पत्ति होती है तो तार सा की उत्पत्ति घुड़च से कितनी दूरी पर होगी? पूछा जा रहा है, अगर 36 इंच खुले तार से मध्य सा की उत्पत्ति हो सकती है तो तार सा की उत्पत्ति घुड़च से कितनी दूरी पर होगी? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 18 इंच के। देखिए 36 इंच से क्या होता है, तार से मध्य सा की उत्पत्ति है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि यही देखिए, यही क्वेश्चन है, मध्य सा की उत्पत्ति कितने इंच से खुले तार से होती है? तो 36 इंच के खुले तार से। और तार सा की उत्पत्ति घुड़च की कितनी दूरी पर होती है? तो 18 इंच की। इस बार पूछा गया था आपको बीपीएससी में, ठीक है। और एस्टेट में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि तार सा की उत्पत्ति जो है आपको कितने घुड़च से होती है? तार सा का कितना होता है, 18 इंच। और मध्य सा की उत्पत्ति कितने इंच से होती है, कितने इंच से होती है? तो 36 इंच से। दोनों बात आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धड़फड़ाना ना है, एकदम आराम से पढ़ना है। आराम से अगर पढ़िएगा, दिमाग में थोड़ा सा एडजस्ट करते चलिएगा तो याद रहते जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, तानपुरे के चारों तार किस स्वर से मिलाए जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं तानपुरे के तार जो है ना राग के अनुसार मिलाया जाता है। जैसा राग होता है उस हिसाब से टोटल 3 स्वर से मिलाते हैं। तो जैसा राग होता है क्या होता है उस हिसाब से मिलाते हैं। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे है मंद्र प, सा है, सब सा ही है, तो ये भी हो ही जाएगा। उसके बाद क्या है, मोह है, ये नीचे में मोह का देने का मतलब तो हो गया मंद्र मोह, है ना, शुद्ध मोह में मंद्र मोह हो गया। और सा तो सा से भी मिलाया जाता है। और मंद्र देखिए प से भी, मंद्र प से भी, मंद्र मोह से भी, मंद्र नी से भी, और सा से तो सब में मिलाते ही हैं। तो क्या हो जाएगा, अ ब स तीनों का तीनों सही हो जाएगा। ये नहीं होगा, सा तार सा से नहीं मिलाते हैं। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, अ ब स, प मंद्र प, मंद्र मोह, मंद्र नी अगर रहे तो हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखिए दाहिना तबला किस स्वर से मिलाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दाहिना तबला आप जानते हैं कि तार सा से भी मिला सकते हैं, तार सा से भी मिला सकते हैं, मोह से भी मिला सकते हैं, और प से भी मिला सकते हैं। तो ऐसे भी हम लोग देखते होंगे गांव में अगर होता है कीर्तन उर्तन देखिएगा तो सा मोह प तीनों को एक साथ दबा करके वो तबला को मिलाते रहते हैं, या किसी सा को दबा करके से एक बार बजा देंगे, हारमोनियम पे करते रहते हैं, मिलाते हैं। ढोलक का देखिएगा आप मिलाते हैं, तबला नहीं देखिएगा तो ढोलक का जरूर देखिएगा। तो यही इसी टाइप से मिलाया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, आवश्यकता अनुसार चारों में से मिला सकते हैं, सा मोह प तार सा कुछों से मिला सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब के सब हो जाएगा। फिर देखिए इनमें तिगुन की लयकारी पहचानिए। तो आप देखिए इसमें तिगुन की लयकारी कैसे पहचानिएगा। इसमें भी तिगुन है धा धा धी, ठीक है। इसमें है धा धी ना, तो धा धी धा धी ना तो है लेकिन अलग अलग है, तो तिगुन तो हुआ नहीं। तिगुन मतलब तीनों का, 3 स्वर का एक बार में प्रयोग। धा, ये भी देखिए इसका मतलब भी धा हुआ, धा धी, धा धी, धा धा धी कहिए, तो 2 बार इसमें भी प्रयोग हो गया। तो राइट आंसर आपको अ भी हो गया और स भी हो गया। इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ये भी हो जाता है आपको क्या, लयकारी तिगुन का हो जाता है। तो राइट आंसर आपको दोनों हो जाएगा अ और स। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से किन तालों में जो है ध्रुपद गाया जाता है? तो ध्रुपद जो गाते हैं वो हम लोग जानते हैं, या एक तो 4 ताल में गाते हैं और दूसरा सुल ताल में गाते हैं। 1 ताल 3 ताल में ध्रुपद नहीं, ख्याल गाया जाता है, ठीक ना। ख्याल भी आपको 1 ताल में नहीं गाया जाता है, ख्याल नहीं गाया जाता है, ख्याल, हाँ ख्याल गाया जाता है, ख्याल नहीं बोले तो ठीक है। ख्याल आपको गाया जाता है 1 ताल 3 ताल में, लेकिन ध्रुपद नहीं गाया। हम लोग भी अभी 3 ताल का प्रयोग करते ना ना, नाधी धिन्ना, नाधी धिन्ना, नाती तिन्ना, नाधी धिन्ना, ये क्या है, 3 ताल हो जाता है।
ठीक था। एक ताल में 12 स्वर का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, ध्रुपद में किन किन तालों का प्रयोग करते हैं, तो एक तो 4 ताल का प्रयोग करते हैं और दूसरा आपको शूल ताल का। फिर देखिए इनमें से किन तालों में ख्याल नहीं गाया जाता है, तो आपको बता दें, जो ये दीपचंदी ताल हो जाता है, झप ताल हो जाता है, ये झप ताल है यहाँ पे, इसमें भी प्रयोग होता है। तेवरा ताल है, तेवरा ताल ख्याल में नहीं प्रयोग होता है, तो तेवरा ताल तो नहीं होगा। और कौन नहीं होता है, धमार ताल। ये दोनों क्या होता है, ये आपको धमार ताल तो होली से संबंधित है, ख्याल में नहीं प्रयोग होता है, तो ये दोनों अ और द नहीं होगा। एक ताल और झप ताल क्या होता है, आपको ख्याल में प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए रंगमंच जो है, रंगमंच पर इनमें से किसे नहीं गाया जाता है, तो इसका जो आपको सही उत्तर हो जाएगा, रंगमंच पर इनमें से किसे नहीं गाया जाता है, लक्षण गीत है। लक्षण गीत का आप जानते हैं क्या काम है, लक्षण गीत जो शुरू में सीखने का काम करते हैं, संगीत स्वर मालिका में लिखा हुआ है लक्षण गीत, उसमें आप उसको देख करके आप लक्षण गीत गा सकते हैं, उस अपने में सीखने के लिए। जो स्टार्टिंग में कोई संगीत सीखना चाहते हैं उसको लक्षण गीत सिखाया जाता है। तो ये लक्षण गीत खुद सीखने के लिए कहीं स्टेज पर गाने के लिए नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लक्षण गीत। आप समझ चुके हैं लक्षण गीत क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से किसे द्रुत लय में गाया जाता है, लक्षण गीत है, छोटा ख्याल है, तराना है, भजन है। तो द्रुत लय में जो छोटा ख्याल आप जानते हैं, यह विलंबित लय में गाया जाता है, द्रुत लय में तो होता नहीं। तराना जो है, तर धीरे धीरे अदारा, ये सब जो बोलते हैं, तो तराना का बोल है, तो ये आपको द्रुत लय में गाया जाता है, जल्दी जल्दी में जो करते हैं। लक्षण गीत तो जो बच्चा, मान लीजिए कोई संगीत बच्चा सीखने के लिए आया है, उसको द्रुत लय में गाने बोल दे तो कैसे गाएंगे वो सब क्या होते हैं, विलंबित लय में गाते हैं, धीरे 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 सीखते हैं। तो द्रुत लय में गाया जाने वाला तराना है सिर्फ, भजन, छोटा ख्याल, लक्षण गीत, ये सब विलंबित लय में होता है। इनमें से किस में ताने नहीं प्रयोग की जाती है और उन्हें तानसेन गाया करते थे। देखिए इसमें कौन है जिसमें कि तारे प्रयोग नहीं, ताने नहीं प्रयोग की जाती है और तानसेन उसको गाया भी करते थे, ठीक ना। एक तो ध्रुपद है और दूसरा आपको धमार। ध्रुपद और धमार दोनों में तान का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन तानसेन इसको गाते थे, तो राइट आंसर हो गया ध्रुपद और धमार। फिर देखिए इनमें से किन गायक शैलियों में गमक और लयकारी प्रधान है, तो किसमें जो है ना गमक और लयकारी दोनों प्रधान है। एक तो आपको ध्रुपद और धमार, दोनों में क्या है, गमक और लयकारी प्रधान है। तान नहीं प्रयोग करते हैं, ध्रुपद और धमार में तान का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ देखिए ना, तान का प्रयोग क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन ध्रुपद और धमार में किस चीज का प्रयोग होता है, लयकारी और गमक का प्रयोग होता है। ये बात आप याद रखिएगा, ध्रुपद और धमार में किस चीज का होता है, लयकारी और गमक का प्रयोग होता है। गमक कुल कितने माने गए हैं, 15 प्रकार के। किन रागों में ठुमरी गाई जाती है। अब देखिए एक तो आप जानते होंगे कि भैरवी जो है उसमें ठुमरी गाई जाती है, काफी में भी गाई जाती है और खमाज में भी। तो क्या हो जाएगा, खमाज, काफी, भैरवी तीनों हो जाएगा। तीनों में क्या होता है, राग ठुमरी गाई जाती है। तो आपका सही उत्तर हो गया द। फिर देखिए इनमें से किन स्वरों में संवाद भाव माना जाता है। तो संवाद भाव जानते हैं आप, 2 स्वर का संवाद आप जानते हैं, भरत जी के द्वारा दिया गया है, साम और साप का संवाद। किस किस चीज का संवाद, साम और साप का संवाद। कम से कम सा रे ग म, तो 4 स्वर की दूरी हो गई, सा रे ग म प, तो 5 स्वर की दूरी होगी। तो ये जो संवाद है, वादी और संवादी के बीच में कम से कम 4 या 5 स्वर का अंतर होना चाहिए, इसीलिए साम और साप दोनों की क्या हो पाई जाती है, संवाद भाव पाया जाता है। तो संगीत में 2 ही संवाद भाव पाया जाता है, साम और साप, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, साम साप संवादों में कितने श्रुतियों की दूरी होती है। अब कितने श्रुतियों की दूरी पूछी जा रही है, तो 9 श्रुति और 13 श्रुति का दूरी हो जाता है, ठीक ना। साम और साप संवादों में कितने श्रुति की दूरी होता है, 9 और 13। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, दूसरा प्रश्न देखिए आपको 33 नंबर है, किस राग के वादी संवादी में संवाद भाव नहीं है। तो संवाद भाव नहीं है तो मारवा जो राग है उसके वादी संवादी में आपको संवाद भाव देखने को नहीं मिलता है। अर्धदर्शक स्वर किसे कहा जाता है। अर्धदर्शक स्वर आप जानते हैं कि बीच में मो आता है और इसको अर्धदर्शक स्वर कहा जाता है। सा रे ग तक ग ले लेते हैं, उसके बाद मो को इधर भी ले सकते हैं, मो को पूर्वांग में भी और उत्तरांग में ले सकते हैं, दोनों तरफ। तो मो हो जाएगा आपको अर्धदर्शक स्वर।
ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये आपको समझिए एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। इनमें से किसे परमेल परिवेशक राग कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा था इस बार स्टेट में। तो परमेल और दर्शक स्वर भी पूछा था, परमेल परिवेशक भी पूछा है। तो परमेल परिवेशक आप जानते हैं कि जो राग एक थाट से दूसरे थाट में गाते गाते एक थाट से हम किसी दूसरे थाट में प्रवेश कर जाते हैं, तो वो आपको परमेल परिवेशक राग की श्रेणी में आता है। तो जयजवंती जो है आपको ये किस में राग के अंतर्गत, परमेल परिवेश्वर राग के अंतर्गत आता है। यही ऑप्शन भी था, जयजवंती आपको किससे था, तो परमेल परिवेश्वर स्टेट में पूछा गया था। तो आप लोग क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं बनता है, ठीक ना, बुक से ही मिलेगा क्वेश्चन। तो जो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप हमारा अभी वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप अपने से पढ़ रहे हैं, तो पढ़िए और एडजस्ट करिए दिमाग में, बार बार पढ़िएगा, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं, इनमें से किन्हें आश्रय राग और संधि प्रकाश राग कहते हैं। तो देखिए आश्रय राग और संधि प्रकाश राग, आश्रय राग हो गया आपको जो राग से किसी राग का जन्म होता है अपना, और संधि प्रकाश राग जो सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में 4 से 7 के बीच में गाया जाता है, तो उसे आश्रय राग कहते हैं, संधि प्रकाश राग कहते हैं। आश्रय राग उस नाम से खुद क्या होता है, राग होता है। तो जिस नाम से थाट होता है उसी नाम से क्या होता है, राग भी होता है आपको। तो पूर्वी आपको थाट है और भैरव भी थाट है, तो यही दोनों क्या हो जाएगा आपका, पूर्वी और भैरव दोनों संधि प्रकाश भी है और आश्रय राग भी है। याद रखिएगा, पूछा जाता ही है आश्रय राग की श्रेणी में कौन, पूर्वी और भैरव आ रहा है, तो दोनों इसमें इस ऑप्शन में दिख रहा है। और संधि प्रकाश राग भी है, भैरव और पूर्वी कौन सा राग है, संधि प्रकाश राग है। क्योंकि आप जानते हैं भैरव राग भोर के टाइम में और प्रातः काल में, पूर्व शाम के टाइम में गाने वाला है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रातःकालीन और सायंकालीन संधि प्रकाश राग बताइए। तो इसमें आप जानते हैं कि भैरव जो है प्रातः काल में गाते हैं, आप पूर्वी का कब गाया जाता है, पूर्वी शाम के टाइम में गाया जाता है। एक तो भैरव क्या होता है प्रातः काल में, और पूर्वी आपको सायंकाल में गाया जाता है। फिर देखिए सप्तक के पूर्वांग में कौन कौन स्वर आते हैं, आपको बता चुके हैं। पूर्वांग जो कि मो से इधर का स्वर हो जाता है, मो पर 5 गो स्वर मान लिया गया। क्यों माना गया है वो आप बाद में पढ़ लीजिएगा, बता देंगे। सा रे क म प, ठीक है, इधर भी मान लिया गया है आपको पूर्वांग में, और उत्तरांग में भी मान लिया गया आपको मो प ध नी, ऐसे मान लिया गया। मो प ध नी उत्तरांग में, और सारे ग म प, मो प दोनों में माना गया है। ये स्वर जो है आपको पूर्वांग में भी माना गया है और उत्तरांग में भी माना गया। तो उत्तरांग में आ गया मो प ध नी और पूर्वांग में सारे ग म प। इतना बात आप याद रख सकते हैं। फिर देखिए सप्तक के उत्तरांग में कौन कौन स्वर आते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं, कहाँ है मो प ध नी है ना, तो स्व में है मो प ध नी, सा भी आ जाता है ना, सा भी ले लेते हैं, मो प ध नी सा भी इसमें भी ले लीजिए, यहाँ भी दिया हुआ है मो प ध नी सा, लास्ट स्वर भी लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूर्वांग उत्तरांग में वादी संवादी के चुनाव में क्या संबंध होता है। क्या वादी संवादी दोनों पूर्वांग में हो, दोनों उत्तरांग में हो, या एक पूर्वांग में हो, या कोई संबंध नहीं और दूसरा उत्तरांग में। देखिए एक तो पूर्वांग में होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, उत्तरांग में होना चाहिए, ऐसा वादी संवादी का है नियम है। तो वादी संवादी का एक पूर्वांग में होना चाहिए, दूसरा उत्तरांग में। तो राइट आंसर आपको सही उत्तर हो गया लास्ट 4 नंबर। फिर देखिए हिंदुस्तानी संगीत में 10, तो कर्नाटकी संगीत में कितने थाटों का प्रचार है। तो हम लोगों को अगर 10 थाट है, तो कर्नाटक में आप जानते हैं कि 19 थाट का प्रचार है अभी, ठीक है। लेकिन वेंकटमखी कितने थाट माने हैं, 72 थाट माने हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए 19 हो जाएगा, अभी 19 थाट प्रचार में है कर्नाटक में, और हम लोगों को 10 थाट। कर्नाटक संगीत में जो है बिलावल और कल्याण थाट को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न सब बन जाता है और पूछा जाता है, बहुत सारा एग्जाम बहुत बार पूछा गया है। तो बिलावल और कल्याण थाट का कौन थाट को, मान लीजिए जो हमारे थाट का नाम वही दक्षिण में नहीं है, उस हमारे थाट का जो नाम है वहाँ कर्नाटक संगीत पद्धति में अलग हो गया है। इसलिए अलग हो गया कि हम ही लोग का क्या हुआ, धीरे धीरे चेंज होते गया, क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारी या अंग्रेज का ज़्यादा जो प्रभुत्व रहा है आपको उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में ज़्यादा था नहीं, जिस कारण से क्या हुआ, दक्षिण भारत में संगीत का उस प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ा पश्चिमी सभ्यता का, लेकिन हम लोगों के क्या पड़ गया है, इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा लाइट म्यूजिक अब बजने लगा। तो कर्नाटक संगीत में जो बिलावल कल्याण थाट को किस नाम से जानते हैं, तो बिलावल को आप जानते हैं धीर शंकराभरण कहा जाता है। जो शुद्ध थाट हम इसको बिलावल को मानते हैं जैसे शुद्ध थाट, वहाँ पे कर्नाटक संगीत में धीर शंकराभरण को शुद्ध थाट माना जाता है, ठीक है। वैसे कनगांगी थाट को शुद्ध थाट अभी माना जाने लगा है।
लेकिन धीर शंकराभरण उसका नाम है। और मेच कल्याणी जो है, कल्याण को क्या कहते हैं, मेच कल्याणी कहते हैं, हाँ, आपको कर्नाटक संगीत में। फिर देखिए इनमें से किन किन रागों में मध्यम वादी स्वर है। तो मध्यम वादी स्वर एक तो केदार में भी है, भीमपलासी है, बागेश्वरी है, मालकुस है, सभी के सभी में क्या है, आपको मध्यम वादी स्वर का काम करता है। केदार, भीमपलासी, बागेश्वरी, मालकुस। और मध्यम वादी स्वर है तो आप देख लीजिए 4-5 स्वर का अंतर होना चाहिए, म प ध नी, कम से कम नी तक तो जाना ही चाहिए आपको। तो 4-5 स्वर ऐसे जाकर के इसका क्या बन जाएगा, वादी से संवादी भी निकाल सकते हैं। फिर देखिए उत्तरांग या उत्तरांग प्रधान राग किसे कहते हैं। तो उत्तरांग या उत्तरांग प्रधान राग किसे कहते हैं, जिसका वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग में हो, या वादी स्वर पूर्वांग में हो, या वादी स्वर सप्तक में कहीं से भी। देखियो उत्तरांग प्रधान राग तब कहेंगे जब उसका वादी स्वर क्या हो, उत्तरांग में हो। तो राइट आंसर आपको वही हो जाएगा, वादी उत्तरांग से। और गायन भी आपको यहाँ देखिए उससे अच्छा ऑप्शन यहाँ है, ये भी सही है, वादी का स्वर पूर्वांग से हो, लेकिन यहाँ देखिए पूर्वांग दे दिया है, पूर्वांग तो नहीं होगा। जिसका वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग से, ये भी सही बात, वादी उत्तरांग और गायन दिन के उत्तरार्ध में हो, ये उपयुक्त आंसर आता है। तो राइट आंसर आप डी लगाइए। फिर देखिए दिन का पूर्वार्ध 12 बजे दिन से लेकर के 12 बजे रात्रि तक को कहते हैं, और उत्तरार्ध क्या कहते हैं, 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन तक को माना जाता है। ये बात आप समझ सकते हैं। पूर्वार्ध जब होता है, जब ये पूर्वार्ध कहे तो 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक समझिए, और उत्तरार्ध कहे तो रात्रि 12 बजे से लेकर के 12 बजे दिन तक हो जाता है। क्या विवादी स्वर का प्रयोग किया जा सकता है और क्यों। देखिए विवादी स्वर है, वर्ज स्वर जो होता है उसका प्रयोग बिल्कुल वर्ज होता है, मना किया हो रहा है तो उसको आप प्रयोग नहीं करते हैं। वर्ज मतलब निषेधित, निषेधात्मक चिन्ह जैसे कहीं रहता है लगा हुआ, उसी टाइप से एकदम निषेध है वर्ज स्वर। लेकिन विवादी स्वर जो है ना, राग की रंजकता को बढ़ाने के लिए कभी कभी प्रयोग कर लेते हैं। तो इसमें कहाँ है ये ऑप्शन, राग की रंजकता को बढ़ाने के लिए कभी कभी प्रयोग, 100 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर हो गया आपको 100। फिर देखिए तीव्र मोह को दक्षिण संगीत में किस नाम से पुकारते हैं। तो आपको पता होना चाहिए तीव्र मोह, जिसको हम लोग तीव्र मोह कहते हैं भारतीय संगीत में, उसे ही दक्षिण संगीत में प्रति मोह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रति मोह कहा जाता है। तो राइट आंसर सही उत्तर हो गया अ नंबर। फिर देखिए दक्षिण कर्नाटकी संगीत में मुख्य कितनी तालें मानी जाती है। तो कर्नाटकी संगीत जो है दक्षिण में, वहाँ मुख्य 7 तालें मानी जाती है। उसके बाद देखिए प्रत्येक कर्नाटक ताल के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रत्येक कर्नाटक ताल जो है उसके प्रत्येक कर्नाटक ताल के 5 प्रकार होते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए हिंदुस्तानी संगीत में किस वर्गीकरण का प्रचार है। तो आप लोग जानते हैं हिंदुस्तानी संगीत में जो है थाट राग वर्गीकरण का प्रचार है। क्योंकि हम लोग 10 थाट को शुद्ध थाट मानते हैं और उसी में से राग को उत्पन्न मानते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत में किस का वर्गीकरण हो जाएगा, थाट राग का वर्गीकरण। फिर देखिए क्या निम्न जोड़ी के राग संप्रकृति है, भीमपलासी बागेश्वरी, हमीर केदार, असावरी जौनपुरी, मुल्तानी तोरी। देखिए आप सब याद रखिएगा, ये सब जोड़ी और संप्रकृति राग भी पूछा जाता है, बहुत पूछा गया है। भीमपलासी बागेश्वरी, भीमपलासी का जो संप्रकृति राग है आपको बागेश्वरी, असावरी का संप्रकृति राग हो गया जौनपुरी, मुल्तानी का हो गया आपको तोड़ी, और हमीर केदार का हो गया केदार। तो ये हो गया राग संप्रकृति। देखिए ऐसा याद है कि हमीर केदार बोल देते हैं पता नहीं चलता है, तो ऐसे ही याद रखना है आपको, मुल्तानी तोड़ी, हमीर केदार, भीमपलासी बागेश्वरी, असावरी जौनपुरी, राग संप्रकृति है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आपको, आधुनिक काल में सातों स्वर किन किन श्रुतियों पर माने जाते हैं। तो आधुनिक काल में आप जानते हैं कि आधुनिक काल में जो है प्रथम श्रुति पर माना जाता है, और पहले क्या माना जाता था, अंतिम श्रुति पर। तो पहले तो चौथा श्रुति पर हो जाता था, ठीक, लेकिन अभी जो है पहला श्रुति पर मानते हैं। तो पहला पर अगर सा को मानते हैं तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, क्या है कि सा का कितना श्रुति होता है, 4 होता है। तो 4 एक कितना हो जाएगा, 5। तो फिर रे का हो जाएगा 5 पे, फिर रे के बाद आप 3 जोड़ेंगे, क्योंकि 4 3 2 आपको बता चुके हैं फॉर्मूला क्या होता है, 4 3 2 4 4 3 2 ऐसे। तो 4 1 5 5 3 8 8 2 10 10 4 14 14 4 18 18 3 21 21 2 फिर 23 कहने का मतलब 2 नंबर पे आ जाता है। तो इसमें है कहीं ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, एक नंबर पे आ जाता है। तो 21 तक है ना, यही हो जाएगा अ नंबर हो जाएगा इसका, क्या राइट आंसर उत्तर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका अ नंबर। तो आपको बताइए ये जो सेशन है कैसा लगा, और
क्वेश्चन आपको कैसा लगा, तब आपको नेक्स्ट वीडियो फिर से इसी टाइप का देखने को मिलेगा। कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।